नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानक इकाई के अंतर्गत लंबाई, भार और धारिता मापन से संबंधित उनकी मानक इकाइयों को समझा था। साथ ही उन इकाइयों में क्या आपस में संबंध है, इसको भी अपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी। साथ ही एक अन्य जो वीडियो था उसमें हमने समय मापन की कौन-कौन सी मानक इकाइयाँ हैं उसको हमने देखा था। साथ ही समय मापन की जो इकाइयाँ उनमें संक्रिया कैसे करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उसका जब भी वीडियो अपलोड होगा, तो उसका नोटिफ़िकेशन वो आपको समय पर मिल जाएगा और आप समय पर उस वीडियो को देख पाएँगे। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें ताकि आपकी तरह जो दूसरे साथी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। आज का जो वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे एक नई इकाई के साथ। वैसे देखा जाए तो रीट से संबंधित जो अभी जो सिलेबस जो जारी हुआ है उसको मैंने पूरी तरह से देखा है। तो उसमें जो हमने जो तैयारी जो शुरू की है रीट 2022 का सिलेबस को लेकर, तो बिल्कुल उसी सिलेबस को लेकर ही पूरा कोई ज़्यादा विशेष चेंज नहीं हुआ, केवल एक वैदिक गणित में जोड़ा गया। तो उसका अपन वीडियो इसके बाद में जस्ट बना देंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सिलेबस के हिसाब से, तो ये जो आज जो अपन इकाई शुरू कर रहे हैं ये आपके सिलेबस की अंतिम इकाई है। तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझें और आशा करूँगा कि इसके बाद आपके कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा कि आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी कुछ अधूरी रह गई है। ठीक है? तो ये जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े उनको एक बार और ये समझा दूँ कि अभी हम जो वीडियो बनाए हैं मैंने वो सारे आपके बेसिक से संबंधित बनाए हैं। जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए उसमें जो हमको बेसिक जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, उस पर आधारित हमने सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। तो सारी वीडियो का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी एक साथ सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्षेत्रफल और परिमाप को समझेंगे। उसके अंतर्गत हम वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियाँ हैं उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं या उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको अपन बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो अंतिम टॉपिक है, वो है वर्गाकार एवं आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का परिमाप एवं क्षेत्रफल। वैसे टॉपिक का पूरा नाम तो क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल है, लेकिन मैंने इस वीडियो में केवल परिमाप ही लेने की कोशिश की है क्योंकि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों अपन एक साथ इतने सारे अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा और इतना आपके पास समय व्यर्थ करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपन परिमाप का अलग समझेंगे और क्षेत्रफल को जो उसको अपन अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है? हाँ, लेकिन इतना जरूर है, सबसे पहले हम दिमाग में ये हमको जरूर हो जाना पता चलना चाहिए कि भाई परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ये दोनों चीज़ें तो हमारे दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इतने सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि वहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ आ जाए कि आप आयत का परिमाप बताइए या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे जो कोर्स में जो है वो आप ध्यान रखिए, हमारे पास दो ही आकृति, एक तो आयत और एक वर्ग। ठीक है? इन दो आकृतियों के ही हमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में समझना है। ठीक है? तो उसके इर्द गिर्द अपन बात करेंगे, दूसरी जो आकृतियां उनको अपन चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए परिमाप का परि का अर्थ तो क्या होता है, हम पहले परिमाप को समझे। तो परि और माप ये दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। ठीक है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, परि का अर्थ क्या है, चारों तरफ, और माप का अर्थ है उसका नाप। यानी चारों तरफ का जो नाप है वो कहलाता है उसका परिमाप। यानी कोई भी आकृति हो, अब वो माप कहाँ पर होगा, वो किसी न किसी पृष्ठ पर होना चाहिए, किसी न किसी पृष्ठ और तल। ये भी तो समझना पड़ेगा हमें कि तल क्या होता है। अब देखिए तल वो समतल भी हो सकता है, लेकिन वैसे अपन ज्यामिति में बात करेंगे तो अपन समतल की ही बात करें, वक्र तल की बात नहीं कर रहे। ठीक है? तो अब यहाँ पर अब देख कोई भी आकृति चाहे कैसे भी हो सकती है। जैसे ये एक आकृति है, समझ लीजिए ऐसी एक आकृति है जो इस पृष्ठ पर इतना स्थान अगर घेरती है। ठीक है? देखिए इसको ध्यान से आप समझना, दोनों ही चीजें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि भाई परिमाप कौन सा होता है और क्षेत्रफल कौन सा होता है। ऐसी एक कोई आकृति है, जैसे ये मैंने आकृति बनाई है, या हो सकता है जैसे अपने को त्रिविमीय कोई आकृति है, जैसे सपोज में आपके पास एक जैसे ये एक घनाभ की आकृति है, और इसको अगर कहा जाए कि इस पृष्ठ पर ये जो तल है हमारे पास, इस तल पर इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अब देखिए पहले तो पृष्ठ को समझते हैं। पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये जो है ये इसका एक पृष्ठ है।
ठीक है। तो हम घनाभ में देखें तो कहाँ कितने प्रश्न इसके देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रश्न है। तो अब अगर मुझे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं इस पे ज्ञात कर सकता हूँ, समतल पे कितना ज्ञात कर सकता हूँ मैं, अगर एक प्रश्न, जैसे मैं इसका ये वाला प्रश्न अगर यहाँ पर रखूं, यानी ये जो जितना स्थान घेरेगा, जैसे सपोज इसको मान लीजिए ये इतना स्थान घेर रही है, ठीक है, ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, तो ये जो स्थान जो घेर रहा है ये इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा, इस पूरे देखिए, ये पूरे आप समझिए, इस ये जो मेरे पास जो आकृति है, जो डस्टर है, ये पूरा तो एक घनाभ की आकृति है, लेकिन मैं इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल अगर करूं तो वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल पृष्ठ की ही बात कर रहे हैं, तो पृष्ठ का मतलब है इसका कोई भी मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, मैंने ये वाला पृष्ठ लिया, ठीक है। अगर ये वाला पृष्ठ, इसका अगर क्षेत्रफल मुझे कहा जाए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये पृष्ठ जो है इसका ये कितना भाग ये यहाँ पर घेरता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये लेना हो तो शायद इसका क्षेत्रफल इतना आएगा, तो ये कहलाता है इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो ये चीज हो गई एक। अब इसको अपन समझते हैं कि देखो पृष्ठ का जितना ही स्थान ये घेर रहा है वो क्षेत्रफल हो गया, तब परिमाप कौन सा होगा। तो परिमाप तो सीधा है बात है कि ये जो आकृति है इसका ये कितना स्थान घेर रही है, इन इसके चारों तरफ का जो माप है ये वाला, इसकी अगर अपन पूरी लंबाई नाप ले तो ये इसका हो जाएगा परिमाप, ठीक है। अगर इसमें कहे तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, और अगर आकृति इस तरह की कोई आकृति है तो उसका परिमाप कौन सा होगा, यानी यहां से लगाकर ये जो इसके चारों तरफ वाला जो भाग है ये इसका होगा परिमाप, ठीक है। और इसका इस आकृति का अगर क्षेत्रफल कहे तो कौन सा होगा, यानी इस तल पर इस आकृति ने कितना स्थान घेरा है, यानी इतनी जो जगह ये घेर रही है, तो ये इसका कहलाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करना है ये तो हमारे भी कोर्स में नहीं है, वैसे इसको ज्ञात करने के लिए हमको ग्राफ की जरूरत पड़ती है, या अलग अलग उनको अपन आयताकार या वर्गाकार जो भी आकृति, त्रिभुजाकार भी इसमें आकृति बन सकते हैं, उनको निकालना है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको अपन को ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, आयत और वर्ग, दो आकृतियों के हम परिमाप को भी समझेंगे और क्षेत्रफल को भी समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, और हम वर्ग, सबसे पहले तो हम आयत और वर्ग को एक बार समझ लेते हैं। वैसे देखिए आप सभी जानते हैं, मुझे इतना पता है, कंपटीशन में आप आए हैं तो आयत और वर्ग को तो अपन अच्छे से जानते हैं, लेकिन देखिए फिर भी मेरा हमेशा से ही यही टारगेट होता है कि जब भी आप बोर्ड पे पढ़ाओ तो हर छोटी से छोटी चीज को भी अपन स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आयत क्या है और वर्ग क्या है अपन अच्छे से जानते तो है। तो आयत क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज, क्या है आयत में चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो आयत की कितनी भुजाएं होती है अपन जानते हैं, 4 भुजाएं होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये है, क्या होनी चाहिए, सम्मुख जो भुजाएं है, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं जो है वो होनी चाहिए समांतर, और दूसरा जो है वो होनी चाहिए समान, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पहली शर्त तो क्या होनी चाहिए, यानी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। केवल बराबर होने से हमारा काम नहीं चलेगा, वो कैसी होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली शर्त है ये। और दूसरी जो विशेषता होती है आयत की वो क्या होती है, इसका प्रत्येक जो अंतः कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण होना चाहिए, तब जाके वो आयत की आकृति बनती है। अगर हम केवल इतना ही कहें कि अगर उसके सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होनी चाहिए, तब तो वो आयत की जगह समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी शर्त जो प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, इसका 90 डिग्री, तो वो होता है आयत, ठीक है। ये तो हो गया आयत की विशेषता। अब इसी को वर्ग में देखें तो क्या होगा, इसके ऊपर परिभाषा कहे तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर, और सम्मुख जो भुजा है वो समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो होता है वर्ग, ठीक है। ये सामान्य से जानकारी जो हमको होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से ये जानते भी हैं। और साथ ही अगर इसके सम्मुख जो शीर्ष है उनको अगर मिलाए तो ये क्या बनेगा, विकर्ण, ठीक है। क्योंकि हमको जब प्रश्न अपन करेंगे तो अपन उसमें विकर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको भी अपन अच्छे समझ ले। वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण, ठीक है। इसमें विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आयत में समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते, इसमें विकर्ण तो कितने होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन ये समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है वैसे।
तो ये एक सामान्य जो जानकारी है हमको पहले होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़े और इनके परिमाप को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं और कुछ अच्छे जो प्रश्न है जो हमारे कंपटीशन माने लायक उनको अपन थोड़ा करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से हो जाए कि इनके परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कई बार हमारे प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहाँ हमें केवल लंबाई दी हुई हो और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी हो, ये भी आ सकता है। कई बार हमें लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई हो, उसका परिमाप सिंपल से, इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दे और केवल ये पूछे कि शायद का परिमाप बताओ, तो इतना सिंपल तो नहीं आएगा। तो अपन हर तरह से जो अच्छे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़े और हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो, क्या करना हो, अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे आप जानते होंगे, फिर भी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसका दुगना जब करेंगे तब हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयत की जो हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई, ये भी क्या है लंबाई और ये भी क्या है चौड़ाई, यानी हमें लंबाई का भी दुगना करना है और चौड़ाई का भी दुगना करके जोड़ना है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ लंबाई चौड़ाई का योग करके हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयत का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आयताकार जो भी आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले, वैसे कोई ज्यादा बड़े नहीं है कि इसमें कुछ समझना पड़े अपन को। ठीक है, और तीसरा जो हमें प्रश्नों में जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी, हमें आयत के विकर्ण की लंबाई की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, कई बार प्रश्न में ऐसा होता है जब हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, या कई बार हो सकता है लंबाई दी हुई हो और हमें लंबाई या चौड़ाई ज्ञात भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हमें आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लंबाई जो दी हुई है, लंबाई उसका वर्ग करना है प्लस चौड़ाई का वर्ग करना है। ठीक है, और फिर उसका हम जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये तो है आयत के 3 फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अपन सीधे ही प्रश्नों को शुरू करेंगे, वैसे इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपन जो वर्ग जो आकृति है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, वो कहलाता है वर्ग। ये अपन देख चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, अपन एक सामान्य उसको एक भुजा लिख सकते हैं कि चारों ही भुजा कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो वर्ग का अगर सबसे पहले तो परिमाप ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल ही है, वर्ग की तो चारों ही भुजा बराबर होती है, यानी अगर भुजा को अपन 4 से गुणा कर दे तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे आयत में क्या करना है, जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही भुजा हो जाएगी। इसका अर्थ क्या होगा, भुजा का अगर भुजा से गुणा कर दे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके दूसरे शब्दों में ये कहें कि भुजा का अगर वर्ग कर दूं मैं सीधा तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और इस जैसे हमने आयत का विकर्ण ज्ञात किया वैसे हम वर्ग का भी विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो कैसे ज्ञात होगा, इसके लिए आपको √2 इंटू भुजा, जो भुजा का जो माप दिया है उसको अपन अगर वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो हमें वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य सा जो फॉर्मूला है इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन अच्छे जो प्रश्न जो है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आयत के परिमाप को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमारे सामने एक उदाहरण, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक आयताकार चद्दर की लंबाई 2.25 मीटर एवं चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप बताइए। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे ये प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको मैंने इसलिए लिया है, इसका भी एक कारण अपन समझते हैं कि हमारे कंपटीशन में जो प्रश्न जो आते हैं वो बिल्कुल हमको दिखते बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ होता है। क्योंकि इसमें देखिए जो प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, इसको ज्ञात क्या करना है, इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल है। वैसे देखें तो आयताकार आकृति का जो परिमाप है, तो अभी अपन ने इसका फॉर्मूला भी सीखा था कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमें लंबाई और चौड़ाई को योग करके उसे 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो उसका परिमाप मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में होता क्या है, हम इस प्रश्नों को जब करते हैं तो बहुत ही जल्दी में ये होता है कि हम सीधा इन लंबाई चौड़ाई जो दी हुई है इनको अपन प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और उसको 2 से गुणा कर देते हैं, अपन समझते हैं कि हमारा परिमाप का आंसर आ गया, लेकिन हमारा वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है गलत, क्योंकि देखिए प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखें वापिस, तो यहाँ आयताकार चंद्र की जो लंबाई है वो तो दी हुई है 2.25 मीटर में, किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है, और चौड़ाई जो दी हुई है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर, यानी दोनों यहाँ पर इकाई अलग अलग है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न आए
जब आप मापन से संबंधित प्रश्न जो आते हैं तो उसमें आपको दोनों इकाइयाँ जो है वो हमेशा समान होनी चाहिए, तभी हम उसको फॉर्मूला लगाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए अपन इस प्रश्नों को लिया। वैसे इस प्रश्न की जरूरत नहीं थी। तो हमें क्या करना है, ऐसे जब भी प्रश्न आए, चाहे वो परिमाप का आए चाहे वो क्षेत्रफल का आए, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो प्रश्न में जो हम काम में जो इकाई जो काम में ले रहे हैं वो दोनों हमारे एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी होगा या तो हम ये जो मीटर में जो दी हुई है इसके इकाई, इसको हम सेंटीमीटर में बदलें, और या सेंटीमीटर में जो दी हुई है इसको हम किस में बदलें, मीटर में। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है, आपके जो, क्योंकि हमारे सारे एमसीक्यू ही आने वाले हैं हमारे प्रश्न, तो ऑप्शन में हमें देखना है कि उनका आंसर मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारा आंसर हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हुआ हो सकता है या मीटर में भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अगर मीटर में दिया हुआ तो पहले तो अपन इसको प्रश्न को कैसे करते हैं, अगर हम इसको इकाई जो है मीटर मान के इसका परिमाप हम ज्ञात करें तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे देखिए लंबाई तो क्या हो जाएगी, लंबाई है वो तो मीटर में ही दी हुई है 2.25 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई लंबाई। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इन इकाइयों को हम कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझा था। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा आप उस पुराने जो वीडियो है जिससे जस्ट पहले जो बनाया था उस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपको ये इकाई किस तरह से बदली जाती है इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर छोटी इकाई को हमें क्या करना है, बड़ी इकाई में बदलना है, तो हम यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे और कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये 100 का भाग देते ये बन जाएगी मीटर, बन जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी ये जो चौड़ाई है वो बदल गई 4/5 मीटर। ठीक है, ये मीटर में बदल गई। चाहे तो हम इसको आप बट्टा में भी काम में ले सकते हैं, या हम चाहे तो इसको पॉइंट में बदल दीजिए आप। ठीक है, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 का भाग दिया, दशमलव लगा दिया, 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है, यानी 0.8 मीटर ये आ गई हम चौड़ाई। अब हम इस परिमाप का आराम से ज्ञात कर सकते, 2 गुणा लंबाई तो कितनी हो गई, 2.25 और चौड़ाई हो गई 0.8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है हमें। अब हम इनके जोड़ कैसे करेंगे, वैसे दशमलव की जोड़ करना अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसको आप सावधानी से करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलत होगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, क्योंकि ये 8 जब हम जोड़ेंगे, कई बार देखो ऐसा सीधे सिंपल सा करेंगे 25 और 8 सीधा हम 33 लिख दे और 2.33 करेंगे तो आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत देखिए सावधानी से करिए। देखिए एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन कम से कम गलत तो नहीं करना है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5, 8 और 2 कितने हो गए, 10, हासिल 1 हो गए 3, यानी इसका योग जो हो गया वो कितना हो गया, 3.05। ठीक है, अब इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, हासिल 1, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये भी नहीं समझ में आया था, आप यहाँ से देखिए समझिए अच्छे से, 5 दूनी 10, हासिल कितनी हो गई 1। और ये देखिए बहुत अक्सर मैंने देखा है अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी ये गलती करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम 2 का 0 से गुणा कर देते हैं और सीधा हम क्या कर देते हैं 1 से करके 2 1 हम 2 लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए 2 का 0 से गुणा कर दिया क्या हो जाएगा 0, और 1 का क्या आ जाएगा 1, और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हमको नहीं करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा 6.10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ साथ में ये भी आपको याद रखना है कि जब भी हम परिमाप का आंसर लिखेंगे तो परिमाप की जो इकाई होगी वो इकाई उसी में रहेगी। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के प्रश्न अगर हम जब भी हल करेंगे, आगे वैसे देखेंगे, तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग इकाई में होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्ग इकाई में होगी। यानी अगर ये हम क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया होता तो हम यहाँ पर मीटर की जगह क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखना है। चलिए, तो ये तो वह मीटर के रूप में। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर इसका आंसर लाना चाहे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 2.25 मीटर दी हुई है, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। आप 100 से गुणा कर दीजिए, 22500, 2 को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, कितने हो गए 225 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लंबाई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो सेंटीमीटर में दी हुई, कितनी दी हुई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जब हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा, वही 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 225, चौड़ाई हो जाएगी 80, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 5 के 5, 8 और 2 10, 305, और गुणा करेंगे तो 610।
सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें आंसर सेंटीमीटर और मीटर दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो वैसे हम चाहे तो जैसे ये मीटर में मैंने आंसर निकाल दिया, यहाँ से मैं इसको बदल के भी सीधा सेंटीमीटर में इसको बदल सकता हूँ। तो अगर 6.10 जो है इसको अपन 100 से गुणा करें तो 610 जो है सेंटीमीटर में बदल जाएंगे। सीधा भी अपन आंसर यहाँ से ला सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर है वो किस में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में, उसके अनुसार ही हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 48 मीटर है। इसके चारों ओर लोहे के तार की बाड़ लगवानी है जिसका खर्चा 100 रुपये प्रति मीटर है। तो बाड़ लगाने का कुल खर्चा क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें हमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हमें परिमाप ज्ञात करना है कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब ये लिखा हुआ है कि उसके चारों तरफ हमें तार लगाना है, तो देखिए मैदान जो है वो कैसा है, एक आयताकार मैदान है। ठीक है, और इसकी लंबाई तो दी हुई है 90 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 48 मीटर। अब इसके चारों तरफ हमें यहाँ बाड़ लगानी है, तो हमें अगर ये पता है कि जब चारों तरफ का जब माप होता है तो वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इस आयताकार मैदान के हमें क्या करना है, पहले तो परिमाप ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल, हम सीधा सा पहले तो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाप बराबर क्या करना है हमें, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी है, दोनों मीटर में दी हुए, तो सिंपल सही है। लंबाई तो है 90 और चौड़ाई कितनी है 48। ठीक है, तो दोनों का योग करके हमें 2 से गुणा करना है। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 8 के 8, 9 और 4 कितने हो गए 13, 138 हो गए। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, यानी 276 मीटर हो गया। ये तो हो गया इसका परिमाप, यानी चारों तरफ का इसका माप तो हो गया कितना, 276 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका खर्चा निकालना है। तो तार लगवाने का जो खर्चा है वो कितना होगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि 100 रुपये प्रति मीटर है, यानी 1 मीटर के कितने हैं 100 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 276 मीटर का निकालना। तो बहुत ही सिंपल सा है कि 1 मीटर के 100 रुपये है, तो 276 मीटर के कितने हो जाएंगे, सिंपल सा है 27600, यानी 27,600 रुपये जो है वो आ जाएगा इसका कुल खर्च। अगला एग्जाम्पल है, एक आयताकार पृष्ठ की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इस पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया है कि हम ये देखेंगे कि विकर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था कि विकर्ण हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, कि हम ये जानते हैं कि आयत का विकर्ण हम देख रहे हैं पहले तो, ठीक है, क्योंकि वर्ग का भी विकर्ण होता है। यहाँ पर आयत का विकर्ण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला देखा था, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों कैसे मीटर में दी हुई, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी। लंबाई की जगह मैंने लिख दिया 40 का वर्ग और चौड़ाई कितनी है 30, तो 30 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब वर्ग का अर्थ क्या होता है, सिंपल सा है, वर्ग का मतलब है, देखिए 40 का 2 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर 40 का 40 से गुणा करना है, और 30 के वर्ग का अर्थ है 30 का 30 से गुणा करना है। ठीक है, तो 40 का 40 से गुणा कर दीजिए, देखो 4 का 4 से गुणा कर दिया, 4 चौक 16 और कितने 2 जीरो आ गए। इधर 3 का 3 से गुणा कर दिया 9 और ये 2 जीरो। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जीरो की 2 जीरो, 16 और 9 कितने हो गए 25। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल कर देते हैं। तो वैसे देखिए अगर हमें सीधा ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ 25 तो किसका वर्गमूल है 5 का, और 2 जीरो में से हम यहाँ 1 जीरो लगाएंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कब होगा जब बिल्कुल सिंपल सा हो। लेकिन कई बार देखिए संख्या कैसे आ सकती है जहाँ हमें सीधा मालूम नहीं पड़े कि ये किसका वर्गमूल है या इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करें, ये जो संख्या जो दी हुई इसका अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका अपन हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे इसका आंसर सीधा नहीं पता है तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी इसका हल कर सकता हूँ। जैसे ये किया था कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, वापिस 2 से भाग दे दिया 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बच गए 2, 2 दूनी 5 दूनी 10, 5 25, वापिस 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 2, 5 25, वापिस 5 का भाग 5 बार, वापिस 5 का भाग कितने बार 1 बार। ठीक है, तो ये हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें, और अब उसके बाद में क्या करना है, हमें वर्गमूल है तो हम इसके दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इस 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ से देखिए अगर मुझे आंसर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा इसको, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब 2 में से 1 बार लिख दिया, 5 भी 2 बार है, इसको 1 बार लिख दिया,
ये भी 5 है, इसको एक बार लिख दिया और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 25 दूनी कितने हो गए 50। ठीक है, तो ये हमें कब करना है, जब हमें सीधा मालूम नहीं पड़े कि ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके दो के हम समान रूप से जोड़े बनाएंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हमारे कंपटीशन में आने लायक शुरू होते हैं यहाँ से प्रश्न। अभी तक तो अपन ने जो 3 जो एग्जाम्पल देखे थे वो बिल्कुल सिंपल से देखे थे, कि जिसमें हमने ये देखा था कि भाई परिमाप कैसे ज्ञात करना है या विकर्ण जो है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थोड़े से अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल ये है कि एक आयत की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न तो वैसे दिखने में तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। यानी आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला तो अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल काम करना है कि क्या करना है, हमें 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, वो 2 से गुणा जो करना है। ये हम परिमाप वाले प्रश्न बहुत सारे कर दिए, तो हम ये जानते हैं करना है। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा वापस समझते हैं कि यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमें आयत की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी दी हुई है, लंबाई तो यहाँ पर दी हुई है 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर चौड़ाई हमें दी हुई नहीं है, जबकि हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, हमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ये जो विकर्ण है ये कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये हमें कहीं भी उपयोग में नहीं आएगा हमारे। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में देखिए कहीं विकर्ण की लंबाई का तो हमें कहीं इसमें उपयोग ही नहीं करना है, यानी हमें तो चौड़ाई की ही जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पहले चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखिए खूब सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिसमें आपको ऐसे बताएंगे कि अगर आपको परिमाप विकर्ण दिया हुआ हो तो चौड़ाई के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, या लंबाई ज्ञात करनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में ये कह देता हूँ, ये देखिए कहीं भी हमको अनावश्यक ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जब इसका बेसिक फॉर्मूला जब अपन याद हो उसको, तो उसके द्वारा अपन चाहे लंबाई अगर ज्ञात नहीं होगी तब भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें चौड़ाई ज्ञात नहीं है तब भी हम चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए क्या विकर्ण दिया हुआ है, तो हम विकर्ण वाला पहले फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पिछला ही प्रश्न हल किया है जहां पर हमने देखा है कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का जो वर्ग है और उसका वर्गमूल करेंगे तो हमें विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से हमें देखिए चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो चौड़ाई का आंसर मिल जाएगा, अगर लंबाई नहीं दी हुई तो लंबाई का आंसर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो पहले मैं विकर्ण की जगह लिख देता हूँ 17 सेंटीमीटर हो गया विकर्ण। अब यहाँ पर हमें लंबाई लिखनी है। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी है 15, तो यहाँ पर लंबाई 15 का वर्ग हो जाएगा, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी तो इसकी जगह में x लिख दूं तो थोड़ा जल्दी समझ में अपन को आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। 17 बराबर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का वर्ग करना है, तो वही काम 15 का 15 से हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अगर आप सीधा जानते हैं तो सीधा लिख दीजिए और नहीं जानते तो आप 15 का 15 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, वैसे देखिए ज्यादा अच्छा क्या रहता है, जैसे जब अपन ने संख्या ज्ञान सीखा था उसमें मैंने कहा था कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 तक के जो वर्ग संख्या है उनके आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है, समय की बचत होती है, और फिर भी नहीं भी जानते हैं तो देखिए कहीं भी रटने के मैंने कहा आवश्यकता नहीं है, अपन 15 का 15 से गुणा कर देंगे, कोई समय नहीं लगता है। 15 का जैसे 5 का इससे कर दिया 5 25 हासिल कितने हो गए 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और ये 1 का 5 के 5 7 और 5 कितने हो गए 12 हासिल 1 225। ठीक है, चाहे तो 15 का भी गुणा कर सकते सीधा, तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए ये 225 और x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें करना तो पक्षांतर है, लेकिन हम सीधा पक्षांतर नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर क्या है वर्गमूल है, तो पहले इस वर्गमूल को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जब भी वर्गमूल को हटाना हो तो ये वर्गमूल जब हटता है तो इधर क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। 17 का हम वर्ग करेंगे तो यहां से वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, यानी जब अपन देखें प्रश्न जब भी करते हैं, जैसे मान लो मुझे अगर वर्ग को हटाना हो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर की कुछ संख्या अगर दी हुई हो तो मुझे एक्स का मान निकलना है, तो वर्ग जब हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है वर्गमूल लगता है। ठीक है, और अगर वर्गमूल को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस वर्गमूल को हटाया तो यहाँ वर्ग लग जाएगा, तो यहाँ 17 का 17 से गुणा कर दीजिए, 17 का 17 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 289 बराबर इधर है 225 प्लस x की घात 2। ठीक है, अब 225 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 289 प्लस के ये हो जाएंगे माइनस 225 बराबर क्या रह गया x स्क्वायर। अब इसको अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ से हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसको घटाइए, देखिए 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4,
यहाँ हो गए 8, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 2 गया 0। ये 64 आ गए हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया। अब वही बात होगी, हमें मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का करना है। तो जब यहाँ से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्गमूल। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। यानी हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गई है, चौड़ाई प्राप्त हो गई है। वो कितनी है, 8। क्या है, इकाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई जो मिली है वो मिली है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2, लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 8। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 8 कितने हो गए 23, और 23 का 2 से गुणा कर दिया, 46 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे प्रश्न जो आएंगे वो बिल्कुल इतने सिंपल नहीं आएंगे कि जहां पर हमें सीधा लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो और हमें सीधा उसका परिमाप ज्ञात करना हो। यानी ऐसे प्रश्न उसमें जरूर आएंगे जहां पर या तो विकर्ण दिया हुआ होगा तो उसमें या तो लंबाई दी हुई होगी या साथ में क्या दी हुई होगी, चौड़ाई। तो चाहे बोले लंबाई ज्ञात करनी हो तब भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी है, और चाहे चौड़ाई ज्ञात करनी है तब भी हमें पहले ऐसे ही चौड़ाई या लंबाई ज्ञात करनी है और फिर हम उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि एक भुजा 3.2 मीटर हो। और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि एक विकर्ण जो है वो 10√2 सेंटीमीटर हो। यानी प्रश्न परिमाप के लिए दोनों आ सकते हैं, कभी भुजा दी हुई है तब भी हमें परिमाप पूछा जा सकता है, और जब विकर्ण दिया हुआ हो तब भी हमें परिमाप पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको सिंपल वाला पहला जो प्रश्न है इसको अपन हल करते हैं। जब भुजा दी हुई हो तब तो हम परिमाप ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल से ही काम करना है। हमें क्या करना है, वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा। बहुत ही सिंपल है। तो जो भुजा जो दी हुई है उसको हमें केवल 4 से गुणा करना है। तो भुजा कितनी दी हुई है, 3.2 मीटर दी हुई है, तो इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 12.8 मीटर जो है वो इसका हो जाएगा परिमाप। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले तो भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि हमें कहीं भी अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है कि भुजा कैसे ज्ञात करनी है, हम विकर्ण का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, √2 गुणा भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है 10√2, और यहाँ पर √2 गुणा भुजा की जगह चाहे तो अपन x लिख देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये √2 गुणा में है तो यहाँ चले जाएंगे भाग में, 10√2 बट्टा में आ गया √2 से √2 कट हो गया, यानी 10 जो आ गई है वो आ गया है x का मान। यानी x का मान का मतलब क्या हो गया, ये भुजा आ गई, कितनी आ गई 10, इकाई कौन सी दी हुई है सेंटीमीटर, यानी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम इसका परिमाप तो ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, 4 गुणा भुजा। जितनी इसकी भुजा आई है उसको हमें 4 से गुणा करना है। तो भुजा कितनी आई है, यहाँ हमने देखा 10 सेंटीमीटर, तो 10 का 4 से गुणा कर दिया, यानी 40 सेंटीमीटर जो है वो इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हाँ, हमें केवल फॉर्मूले इसके याद हो तो हम जल्दी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और परिमाप से संबंधित एक और भी अच्छा प्रश्न लेते हैं। तो एक प्रश्न हमारे सामने है कि एक आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर गोटे की गोट लगाने का खर्चा 64 रुपए आया। यदि गोटे की कीमत 10 रुपए प्रति मीटर है तो मेज पोस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, यानी प्रश्न ऐसा है, यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न में ये लिखा हुआ नहीं है कि हमें परिमाप दिया हुआ है या क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है, मेज पोस्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, इतना हम समझ लेते हैं कि चारों ओर कुछ चीज लगानी है। ठीक है, तो चारों ओर वाला तो क्या दिया, परिमाप ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी परिमाप देखिए हमें बिल्कुल सिंपल सा हमें दिया हुआ नहीं है। यानी प्रश्न में दिया हुआ क्या है, एक तो हमें यह लिखा हुआ है कि आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी दी हुई है वो तो हमें पता है 120 सेंटीमीटर, ये तो दी हुई है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज लिखी वो ये लिखी हुई है कि गोटा लगाने का जो खर्चा जो आया वो आया 64 रुपए। यानी ये जो एक आयताकार मेज पोस्ट जो है इसके चारों ओर यहाँ पर कुछ लगाना है, उसका जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया, 64 रुपए। ठीक है, यानी अब हमें इस रुपए का तो हमें इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो जो चाहिए वो क्या चाहिए कि लंबाई तभी आ सकती है जब हमें या तो इसका परिमाप पता हो। तो परिमाप हम कैसे पता चलेगा, यानी यहाँ पर ये लिखा है कि इस पूरे का खर्चा तो आया 64 रुपए, यानी पूरा कितना आया 64 रुपए में लगी है, ये गोट लगी है। तो अब 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसकी कीमत है। कीमत कितनी है, 10 रुपए
प्रति मीटर। तो हम पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि 10 रुपए, जो 1 मीटर के 10 रुपए लगते हैं, तो 64 रुपए में ये कितने मीटर की जो है वो गोट यहाँ पर लगी है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जितने मीटर होगा, क्योंकि चारों तरफ लगी है तो वो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो हम पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि इसका जो परिमाप जो होगा वो क्या होगा। तो परिमाप कैसे पता आएगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं, सीधा ये सोचते हैं कि परिमाप है तो इसके लिए तो हमें 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हम करके सीधा प्रश्न ज्ञात करना सीख जाएगा। जैसे मुझे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अगर मैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई लिखूं तो हो सकता है कि मुझे लंबाई तो जल्दी ज्ञात हो जाएगी, लेकिन ये इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अगर परिमाप दिया हुआ होता और चौड़ाई दी हुई तो हम लंबाई सीधे इस फॉर्मूले से ज्ञात हमें हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें परिमाप ऐसे ज्ञात नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देखिए कुल खर्चा तो दिया हुआ है 64 रुपए और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपए। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ेगा कि कुल मिलाकर कितने गोट लगी है। ठीक है, तो अब इसका भाग दे दीजिए, सीधा दे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 मीटर। ठीक है, चाहे तो अपन पूरा भाग भी दे सकते हैं, तो 0 है तो मैं सीधा दशमलव लगा के इसको हल कर सकता है। तो 6.4 मीटर ये तो आ गया इसका परिमाप। यानी हमें ये तो मालूम पड़ गया इसके चारों तरफ जो गोट जो की लंबाई जो है वो कितनी है, 6.4 मीटर, ये इसका परिमाप हो गया। अब यहाँ से हम परिमाप वाला फॉर्मूला लगाकर लंबाई ज्ञात आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी अपन ने लिखा था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए परिमाप की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, 6.4 मीटर। ठीक है, अब 2 गुना लंबाई, लंबाई कितनी है, लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है तो उसको तो अपन x लिख देते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए पुनः वही ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए परिमाप तो किसमें है, मीटर में, इसकी इकाई तो क्या है, मीटर, और चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर है तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमको इस सारा प्रश्न जब मीटर में है तो इसको भी अपन मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को छोड़ के दशमलव लगा लीजिए, यानी 1.2 मीटर ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो यहाँ चौड़ाई की जगह मैं लिख देता हूँ 1.2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम आगे प्रश्न को करना है तो देखिए पहला तो काम क्या होता है, x और इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, एक चर है और एक अचर है, इन दोनों को अपन जोड़ तो नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर लाने पहले तो अपन इस 2 का पक्षांतर तो अपन कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 जो गुणा में है इसका मैंने पक्षांतर करके यहाँ भाग में लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1.2 ये बच गया हमारे यहाँ। ठीक है, अब 2 का भाग के समय मैं दे ही सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ बच गए x प्लस 1.2। अब 1.2 का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 3.2 इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में 1.2, ये हो जाएगा x। अब x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 2.0। ये जो आया चौड़े x किसको माना, अपने लंबाई को माना है, तो हमारे यहाँ से लंबाई ज्ञात हो जाएगी। लंबाई क्या मानी थी हमने, x, और x का मान क्या आया है, 2.0 मीटर। ठीक है, तो आपको आंसर चाहे 0 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मीटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी लंबाई। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से आयत और वर्ग का परिमाप किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो अपन ने सीखा है। साथ ही जब विकर्ण दिए हुए हो तब हमें उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करनी है या उसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात करनी है, इसको भी हमने सरल तरीके से सीखा है। साथ ही अगर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो भी हमने सीखा है, या हमें जब विकर्ण दिए हुए हो तब उसका परिमाप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको भी अपन ने बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। फिर भी देखिए, अगर हो सकता है आपको कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई है, उसमें समझ में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी देखिए ये चैप्टर तो थोड़ा सा अभी और है, इसमें हमें क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करनी है, तो उसको अपन इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपकी कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। हाँ, उससे जरूरी एक और है, जो साथी पुनः मैं उनसे कह दूं कि जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बने हैं और इतने शॉर्ट में बने हैं और जिसमें कहीं भी आपको अनावश्यक कहीं बातचीत नहीं दिखाई देंगी, ऐसे वीडियो आपको शायद कहीं भी उपलब्ध नहीं होंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़े और इसका साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। तो अपना अभ्यास इसी तरह से करते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।